Hello, good morning, all of you. Welcome in the video lecture of Political Science Power Sharing. Dear students, power sharing is the first chapter of Political Science for class 10th. पावर शेयरिंग चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि हर चैप्टर जो है पावर शेयरिंग के बाद जो ये जैसे पैरेलल में ये सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो इस पावर शेयरिंग में जो जो चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगा वो आपको याद रखनी है और फिर उसको आगे जाके कोरिलेट करना है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आगे का चैप्टर जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक। क्लास 9th में आपने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ा है ना। यहाँ पर पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स, यानी कि पावर जो है गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में जो है डिवाइडेड है या डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है या दे दी गई है, ठीक। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक लॉ, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव, जो कानून या जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया उसको जो है एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको लागू करेगी, राइट। और जुडिशरी जो थर्ड पिलर है, जो थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो क्या करेगा कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया और एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है वो उसको जज करेगी कि क्या वो लोगों की भलाई के लिए है। ऐसा तो नहीं कि किसी का नुकसान हो रहा हो या कुछ का फ़ायदा हो रहा हो, कुछ का नुकसान हो रहा हो। तो जुडिशरी का ये काम है, ठीक है, टू गिव जस्टिस, ठीक। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ आपके स्कूल का। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, ठीक, टीचर्स होते हैं, फिर सेक्शन इंचार्ज होते हैं, है ना। तो इनके पीछे क्या है? प्रिंसिपल जो है वो होल सोल होते हैं, यानी कि ज़्यादा पावर प्रिंसिपल की होती है क्योंकि उससे पूरा स्कूल जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ता है, ठीक है। टीचर्स जो हैं वो अपने अपनी क्लास के जो हैं हेड होते हैं और उनकी पावर जो है वो क्लास के लिए होती है, ठीक। तो इस तरह से जो है पावर शेयर की जाती है, ठीक है। पावर शेयरिंग मैंने पावर का मतलब जो आपके पास है उसको शेयर करना या दूसरे को देना, ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पावर है तो यार शेयर कर ली जाएगी, तो जो पावर देगा और जो शेयर करेगा तो देने वाला जो है वो पावर उसकी कम हो जाएगी। तो ये हम आगे जाके आपको बताएंगे कि पावर शेयरिंग से वीकनेस आती है या स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। तो इसको हमने 2 केस स्टडीज़ आपको सामने लाएंगे, ठीक है। और ये केस स्टडीज़ है बेल्जियम और श्रीलंका, राइट। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक। इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ कि बेल्जियम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, ठीक। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो जहाँ पर फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर की साइड में आप देखें तो बेल्जियम आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें जो है फ्रांस इसका नेबरिंग कंट्री हो गया, उसके बाद फिर जर्मनी है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग, ठीक। जैसे 4 डायरेक्शन होती हैं, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक। तो साउथ में फ्रांस हो गया, ठीक। और इसी तरह से जर्मनी और नीदरलैंड, ये जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है और इसके बॉर्डर्स जो हैं वो फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड से मिलते हैं, ठीक। अच्छा,
अब इसका एथनिक कंपोजिशन देखिए। एथनिक माने, एथनिक का मतलब होता है कि किसी भी बेस पर, जैसे रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, इसके बेस पर जो है जो कंपोजिशन होता है, ये जो परसेंटेज होती है वो आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज के बेस पर जो है एथनिक कंपोजिशन बनाया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए कि इन ऑल यानी कि पूरे कंट्री में 59% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलती है। ठीक, 40% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और जो 1% बचा, अब जैसे 59 + 40 99 हो गया, 1% क्या हुआ, तो 1% रिमेनिंग जो है वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, ये तो इन होल आपका हो गया, यानी कि पूरे कंट्री में 59% डच जो है वो स्पीक, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोलती है, और 40% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और 1% जर्मन बोलते हैं। तो इसका मतलब यह कि एज ए होल कंट्री जो है वो डच जो है वो मेजॉरिटी में है। ठीक, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो माइनॉरिटी में है। अब कैपिटल इसकी ब्रुसेल्स है, जैसे आपके इंडिया की कैपिटल जो क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक, इसी तरह से बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स है। वहाँ पर 20% जो है वो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, और 80% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, अब अगर आप यहाँ देखें तो क्या देखेंगे कि जो लोग, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, वो एज ए होल यानी पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है, लेकिन वही डच स्पीकिंग पीपल कैपिटल में माइनॉरिटी में हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वाई? क्योंकि ये जब हम नेक्स्ट इसका आपको एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको ये कोरिलेट करना है और इसको ध्यान में रखना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं पूरे कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी में, और फ्रेंच नेचुरली जो है वो माइनॉरिटी में होंगे। आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समझ लीजिए। मेजॉरिटी माने ज़्यादा संख्या में, और माइनॉरिटी क्या होगा, कम संख्या में। जैसे आपके इंडिया में मेजॉरिटी माइनॉरिटी है ना, और मेजॉरिटी पीपल हैं और माइनॉरिटी के भी कास्ट है या माइनॉरिटी के भी लोग हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिनकी मेजॉरिटी पूरे देश में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है। ठीक, और जो माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में मेजॉरिटी में। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेंच स्पीकिंग जो है माइनॉरिटी में हो गए, तो वो क्या है, रिच और पावरफुल है। ठीक है, और डच जो है, डच पीपल क्या है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो है वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो सीवियर टेंशन है इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर सबको इक्वल मिल रहा है, हर कोई सेटिस्फाई होगा, लेकिन अगर किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा तो जो है अनसेटिस्फेक्शन होगा। ठीक, रिसेंटमेंट होगा, और फिर जो है वहाँ पर सिचुएशन जो है वो टेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, श्रीलंकन। मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले हम आपको दो केस स्टडीज बताएंगे। एक तो बताएंगे बेल्जियम केस स्टडी और दूसरी बताएंगे श्रीलंकन केस स्टडी। ठीक है, बेल्जियम का मैंने आपको बता दिया, बेल्जियम केस स्टडी आपको बता दी। ठीक है, श्रीलंकन केस स्टडी। श्रीलंका कहाँ पर है? आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो इंडिया के मैप में जो साउथ वर्ड नीचे की तरफ आप देखेंगे
तो श्रीलंका आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो श्रीलंका जो है उसको 1948 में क्या मिली, फ्रीडम मिली। ठीक है, यानी कि हमारे कंट्री को 15 अगस्त 1947 में फ्रीडम मिली थी। एक साल बाद उनको मिल गई श्रीलंका को 1948 में। ठीक है, किससे फ्रीडम मिली, ब्रिटिशर्स से। वो आपको पता ही है, सब आप जानते हो क्या फ्रीडम स्ट्रगल हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे फ्रीडम मिली, कैसे इंडिपेंडेंस हुए हम लोग। तो लेकिन यहाँ पर हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो श्रीलंका केस स्टडी जो है, श्रीलंका आपको बता ही दिया मैंने। इंडिया के मैप में साउथवर्ड या डाउनवर्ड जो आपको दिखाई देगा वो श्रीलंका है। ठीक, एक पॉइंट है इसमें, इट हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन समझते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आपके कंट्री में, इंडिया में क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन पीपल हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन डाइवर्स कहलाती है। तो श्रीलंका में भी पॉपुलेशन वो डाइवर्स है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन श्रीलंका। अब वहाँ की एथनिक कंपोजिशन देख लीजिए। एथनिक कंपोजिशन अब क्लियर है, मैं बता चुका आपको, है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम जो है बेल्जियम में और श्रीलंका में दोनों में एथनिक कंपोजिशन लैंग्वेज बेस पर देख रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज बेस पर एथनिक कंपोजिशन हमने देखा है या इसमें किया है। डाइवर्स पॉपुलेशन बता ही दिया मैंने, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग देयर। ठीक, अब इसमें देखिए 74% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हला बोलती है। सिन्हला इज ए लैंग्वेज, जैसे वहाँ डच लैंग्वेज थी, यहाँ पर सिन्हला जो है लैंग्वेज है और इनको बोलने वाले सिन्हलीज कहलाते हैं। 74% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हला बोलती है। ठीक है, और 18% पीपल जो है वो तमिल स्पीकिंग है। तमिल स्पीकिंग माने तमिल, जैसे आपके तमिलनाडु के लोग जो हैं वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो 18% जो पीपल हैं वो तमिल बोलते हैं। क्लियर। अब तमिल्स भी दो तरह के हैं, समझ रहे हैं। तमिल दो तरह के हैं। एक तो आपका क्या है, एक तो श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स माने जो श्रीलंका के हैं, जिनका जन्म वहीं हुआ है, वहीं के नेटिव हैं, वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, ये 13% हैं, इसे आप ऐड कर लीजिएगा। 13% आर श्रीलंकन तमिल्स, ये श्रीलंका में हैं। और दूसरी तरह के हैं इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल से क्या मतलब हुआ, इंडियन तमिल्स का मतलब हुआ ये 5% है। और इंडियन तमिल से मतलब हुआ कि जो इंडियन तमिल्स हैं, यानी कि उनके जो फोर फादर्स हैं, उनको कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पर लाया गया था। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को अपने प्लांटेशन में काम करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत होती थी, और इसलिए वो श्रीलंका में जो है लेबर ले गए। कहाँ से ले गए, हमारे भारत से। और भारत के भी तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ से जो तमिल स्पीकर थे, तमिल लोग जो थे, उनको वहाँ से श्रीलंका ले गए। ठीक, तो और वो लोग वहीं पर रहने लगे। उनके फोर फादर जो हैं श्रीलंका में सेटल हो गए। ठीक, और इस तरह से जिनके फोर फादर्स वहाँ सेटल हुए या जिन्हें इंडिया से ले जाया गया था, वो तमिल स्पीकिंग लोग जो हैं वो इंडियन तमिल्स कहलाए। आपको बता ही दिया मैंने कि ये 5% थे। ठीक है, 7% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। ठीक, और 7% जो हैं वो क्या हैं, क्रिश्चियंस हैं। इनको हमने अलग से इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये क्रिश्चियन जो हैं वो या तो तमिल बोलते हैं या सिन्हलाज बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड हैं, जो मैंने 18% बताया। 74% पॉपुलेशन जो है आपको बताई है, इसमें ये इंक्लूड है। ठीक है, और 1% जो है वो अदर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक,
अब एक इसमें आती है टर्म मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? मेजोरिटी से बना है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है व्हेन मेजोरिटी पीपल get benefit and do not consider the welfare of the minority people, it is called majoritarianism। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए कि मेजोरिटेरियन मीन्स दैट बिलीफ या दैट फीलिंग अंडर विच द मेजोरिटी पीपल डू नॉट care for the minority people's interest, and or they are always engaged and busy to fulfill their own interests, it is called majoritarianism। ठीक है? अब मेजोरिटेरियनिज्म का जो रिजल्ट क्या होता है, क्या रिजल्ट होगा? देखिए, जब माइनॉरिटी के मन में या माइनॉरिटी का जब इंटरेस्ट फुलफिल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? तब माइनॉरिटी जो है वो एलिनेटेड समझेगी। एलिनेटेड मीन्स ये समझना कि हमारा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है या हमारा बारे में कोई सोचने वाला है ही नहीं। तो वो माइनॉरिटी जो है वो क्या करेगी? अपने को एलिनेटेड समझेगी, अलग समझेगी। ठीक? और इस तरह से वो क्या होगी? सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई ना होने के कारण फिर क्या होगा? वो जो है इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पर जो है एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक? तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हुआ वो हम आपको बताएंगे। ठीक है? तो सिंहला गवर्नमेंट, सिंहला जो कम्युनिटी थी, यानी कि सिंहला स्पोकन पीपल जो थे, वो क्या चाहते थे कि वे गवर्नमेंट में अपना डोमिनेट करना चाहते थे। ये मतलब कहने का यह है कि वो मेजॉरिटी में बने रहना चाहते थे। ठीक है? क्लियर? तो मेजोरिटेरियन समझ में आ गया आपके? और इसमें जो है सिंहला कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट में अपना डोमिनेंट बनाना चाहती थी या मेजॉरिटी में रहना चाहती थी, और मेजॉरिटी में बने रहने के लिए उसने मेजोरिटेरियनिज्म मैंने आपको बताया अभी। तो मेजोरिटेरियनिज्म के लिए उन्होंने क्या किया? मैंने आपको बताया था ना कि सिंहला जो है वो मेजॉरिटी में थे और वो गवर्नमेंट में मेजॉरिटी में रहना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्ट ऑफ 1956 पास किया। ठीक है? एक्ट ऑफ 1956 पास किया। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बतलाऊँ कि आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुई। ठीक? और बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे हुई, क्योंकि इसके बाद आपको कंक्लूज करना है, कंक्लूज़न निकालना है या उसको बताना है कि कहाँ पर कैसी पावर शेयरिंग हुई या उसका आउटकम जो है वो क्या रहा। आउटकम यानी रिज़ल्ट क्या रहा। ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने एक्ट ऑफ 1956 पास किया, और 1956 एक्ट पास करने के बाद सिंहला जो हैं वो मेजॉरिटी में थी। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ जो हैं वो सिंहला के लिए लागू कर दी। ठीक? इसके अंडर में उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने करा, सिंहला जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। बहुत ध्यान देने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज दैट सिंहला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज वाज इग्नोर्ड। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आप ही कहीं जाएं किसी के साथ और वहाँ पर लोग उसी से बात करें, आपसे ना करें, तो आपको क्या होगा? अजीब सा लगेगा, है ना? बुरा लगेगा, लगेगा ना बुरा, है ना? तो इसी तरह से यहाँ पे हुआ। सिंहला जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, और जो तमिल लैंग्वेज है उसको किया ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना? दूसरा, सिंहला प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ वर अडॉप्टेड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सिंहला प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की
उसमें शिमला को प्रेफरेंस दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दूँ, प्रेफरेंस माने टू गिव इम्पोर्टेंस मोर देन अदर्स। जैसे हम आप ही का एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, आप में से बहुत से जो हैं वो मैथ को अच्छा समझते हैं, सबसे अच्छा समझते हैं, कुछ साइंस को समझते होंगे, ठीक है ना, और कुछ अदर सब्जेक्ट, कुछ इंग्लिश को समझते होंगे, है ना। तो इस तरह से जो आप, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथ को अच्छा समझते हैं वो अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि दे हैव गॉट मोर इम्पोर्टेंस टू मैथ मोर देन अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी तरह से जो पॉलिसीज़ बनी उसमें सिंधला को प्रेफरेंस दिया गया, या जो पॉलिसीज़ बनी वो सिंधलास के लिए बनी। जो सिंधला स्पीकिंग पीपल थे उनको जो है, उनके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई गई। ठीक है, या ऐसी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया जो सिंधला के फ़ायदे के लिए थी, जो सिंधला को बेनिफिशियल प्रूफ हो रही थी। ठीक है, तीसरा क्या था, सिंगला एप्लीकेंट व फेवर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखिए तीसरी बात और है, सिंगला एप्लीकेंट्स को फेवर किया जा रहा था यूनिवर्सिटी में पोजीशन देने के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में रैंकिंग आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। ठीक, पोजीशन कहते हैं ना। तो पोजीशंस में जिंदा एप्लीकेंट्स को ध्यान में रखा जाता था यूनिवर्सिटी में, और गवर्नमेंट जॉब्स में जो एप्लीकेंट्स आते थे उसमें सिंधलाज को ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलते थे, और जो तामिल्स होते थे उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर दूँ आपको कि जो तामिल्स थे, ठीक है, जो तामिल्स थे और उनको सिटीजनशिप जो है वो भी नहीं मिलती थी। ठीक है, सिटीजनशिप से भी उनको जो है डिनाई कर दिया गया। ये भी आप आगे पढ़ोगे कि इस सब का जो है क्या असर पड़ा। और उन्होंने एक चीज़ और की इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। जो सिंधला स्पीकिंग पीपल थे, जो कहे थे मेजॉरिटी में थे, ठीक है, जो मेजॉरिटी में थे सिंधला स्पीकिंग पीपल, उनके लिए क्या मैंने बताया था, वो कौन थे, बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कौन होते हैं, जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, मीन द पीपल हु फॉलो द बुद्धिस्ट रिलीजन आर नोन एज बुद्धिस्ट। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रोविज़न कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्ट ऑफ 1956 पास किया गया वो एक तरह से मेजॉरिटेरियनिज्म का एक क्या था, एग्जाम्पल था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब मेजॉरिटेरियनिज्म, तो आप क्या करोगे, मेजॉरिटेरियनिज्म को डिफाइन करोगे और उसके बाद एक्ट ऑफ 1956 को जो है इसमें ऐड कर दोगे और आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम जो है इसका जब लेसन कंप्लीट होगा तो आपको क्वेश्चन जो है बताएंगे, बीच बीच में भी क्वेश्चन बताते रहेंगे, आप उसको नोट करते रहिएगा और इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड बाय, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। In next video lecture we will discuss the next topic of power sharing, okay, and those are effects on Tamils and any whatever steps were taken by the Tamils, Sindhla, sorry, not Tamils, against Tamils, so how the Tamils were affected, okay, and after that accommodation in Belgium, right,
these topics we will take in next video lecture. Okay, that's all for today.